जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर, जिसका नाम है BPAG 171 यानी आपदा प्रबंधन। काफ़ी यूनिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जिन स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि इन वीडियो को देखने के बाद सभी तरह के डाउट्स कि कितना बड़ा ये सब्जेक्ट है, क्या है इसके अंदर, साथ ही कितने खंड हैं, कितनी इकाइयाँ हैं, कितने यूनिट ब्लॉक, सब चीज़ें आप इसके बारे में आज जानने वाले हो। इसके अलावा हम इसकी जो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं वो सभी कवर कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इस वीडियो में पहला यूनिट कंप्लीट करा दिया जाएगा, बाकी अन्य वीडियो आती रहेंगी और एग्ज़ाम से पहले आप तक पहुंच जाएंगी। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया गया है। इग्नू की बुक से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो कंटेंट आपकी इग्नू की बुक में है वो कहीं और मुझे मिला नहीं है, और अच्छी लैंग्वेज भी इसमें इस्तेमाल की गई है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो मुझे समझाने में और आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को अपने सामने रखना है और सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखेगा, चीज़ें आप तक सीधे माइंड तक पहुंचेंगी। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। पहला थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट है, कितने इसमें खंड हैं, साथ ही इसमें कितनी यूनिट्स हैं। चलिए, तो सब्जेक्ट का सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, नाम है BPAG। एक मिनट, चलिए, BPAG 171 इसका नाम है। आपदा प्रबंधन इसको बोलते हैं, सब्जेक्ट का नाम ये में हिंदी में है। ठीक है, कंप्लीट नाम। पहला जो खंड है वो है प्रस्तावना, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको आपदा प्रबंधन के बारे में पता चलता है, परिचय दिया गया है इसमें, साथ ही वर्गीकरण बताए गए हैं कि कौन सी आपदा मानव निर्मित है, कौन सी आपदा प्राकृतिक है, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। दूसरा यूनिट है आपका आपदा प्रबंधन अवधारणा और संस्थागत ढांचा। इस तरीके से तीसरा है आपका आपदाओं और विकास के बीच अंतर संबंध, क्या क्या संबंध है इनके बीच में। साथ ही आपदा प्रबंधन तुलनीय मुद्दे। ये चार आपके खंड हैं, चार ब्लॉक हैं, इसमें कंप्लीट सिलेबस हो जाता है चार ब्लॉक के अंदर अंदर। उसके बाद ब्लॉक जो 1 है, इसमें भी आपकी चार इकाइयाँ हैं, चार यूनिट्स हैं। आपदा का अर्थ और वर्गीकरण, विपदा जोखिम और संवेदनशीलता, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, साथ ही भारत का आपदा रेखाचित्र, यानी भारत में किस तरह की आपदाएं या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें, कि कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जो भारत में चिंता का विषय हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जल्दबाजी किसी भी तरह की नहीं है, ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा। पहला यूनिट जो कि आपदा का अर्थ और वर्गीकरण के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज देगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो यूनिट है, कंप्लीट करने की जो शुरुआत है वो हो जाती है। आपको बता दूं, जो यूनिट में महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं वो नहीं ली गई हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं और हमें लगता है कि जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, तो उनको यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, वो भी सरल भाषा में, जो चीज़ें आप तक अच्छे से पहुँचें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ स्किप हुई है, या आपको लगता है कि कोई यूनिट हमने छोड़ दिया है लेकिन वो महत्वपूर्ण है आपके लिए या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें ज़रूर से सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर लाइक हो सके तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला हमारा जो यूनिट है वह है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। इसमें भी देखो, प्रस्तावना थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, जो कि हमें अर्थ बताती है, इंट्रो बताती है। ठीक है, इंट्रो इसके बारे में देगी थोड़ा सा। ठीक है, आपदा का अर्थ जानेंगे, आपदाओं के प्रकार जानेंगे, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं कौन सी हैं, आपदाओं का एक अल्प वर्गीकरण को
थोड़ा सा देख लेंगे, साथ ही निष्कर्ष को नहीं देखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं सिर्फ वही देखने वाले हैं। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जिनको अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, यहाँ से हमारा जो टॉपिक 1 है वो स्टार्ट हो जाता है। आपदा का अर्थ देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा बस। आपदा शब्द का मूल फ्रेंच शब्द डिजास्टर से संबंधित है, यानी जो आपदा शब्द है वो फ्रेंच शब्द डिजास्टर से संबंधित है। ये फ्रेंच शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस और डिस यानी कि बुरी, बुरा, और अस्तर यानी कि स्टार। प्राचीन समय में आपदाओं के कारण प्रतिकूल ग्रहों को माना जाता था। ठीक है, आज के समय में आपदा का सामान्य प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित उन विषम घटनाओं के संबंध में किया जाता है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक कष्ट पैदा करती है, यानी ऐसी घटनाएं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक जो है नुकसान करती हैं, मानवीय नुकसान करती हैं जी। ठीक है, और जो कि जान और माल का दोनों रूप से बहुत बड़ी संख्या में नुकसान करती है, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान करती है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं आपदाएं। ठीक है, चलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का अर्थ ये जो प्रबंधन अधिनियम आया था हमारे देश में, इससे संबंधित देख लेते हैं कि ये क्या बताता है, आपदा को किस तरीके से परिभाषित करता है। आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही या दुर्घटना या लापरवाही से है। ये कारण मानव जीवन की हानि से संबंधित नुकसान, पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं। तो आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे आपदा का मतलब क्या है। ठीक है, फ्रेंच शब्द से निकला है डिजास्टर से, और जिसमें डिस का मतलब है बुरा और आस्टर का मतलब है स्टार। ठीक है, जिन क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक घटनाएं ऐसी प्रवृत्ति की या विशाल होती हैं, वहाँ के संसाधनों द्वारा उन्हें रोकने की क्षमता सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज तथा रेड क्रिसेंट में आपदा की ओर वृहत परिभाषा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज के अनुसार आपदा अचानक घटित हुई एक ऐसी घटना है जो गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की देखो, आपको कुछ याद नहीं रखना, जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है आपदा जो है डिजास्टर शब्द से मिलकर बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या है आपदा, या आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा का अर्थ बताइए, तो आपदा शब्द मूल फ्रेंच शब्द से बना है डिजास्टर से, जिसमें डिस का मतलब है बुरा और आस्टर का मतलब है स्टार। साथ ही प्राचीन समय में जो ग्रह थे उनको माना जाता था कि इनके द्वारा, जो प्रतिकूल ग्रह नहीं हैं उनके द्वारा आपदा का निर्माण होता है। लेकिन आज के समय में एक नई अवधारणा है जो कि मानव और प्राकृतिक कारणों से होती है। यही स्पष्ट है और यही सही है। ठीक है, इसके अलावा हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या कहता है कि आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही और दुर्घटना है। ये दूसरी परिभाषा हुई। तीसरी परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज के द्वारा जो दी गई है, आपदा अचानक घटित हुई यानी एक अचानक यानी सडनली कोई घटित हुई घटना है जो गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा बस। चलिए आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है थोड़े से इसके प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है, आपदा के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। एक मिनट, चलिए आपदा के प्रभाव थोड़े से यहाँ पर जान लेते हैं। जीवन के समान चक्र में गिरावट आ जाती है जिस क्षेत्र में आपदा आती है। जान एवं माल की हानि होती है, नुकसान होता है। आर्थिक और सामाजिक संरचना पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है। सामाजिक आवश्यकताओं जैसे आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। मनोवैज्ञानिक आघात का प्रारंभ होता है, यानी एक डर पैदा हो जाता है उस सोसाइटी में, उस क्षेत्र में। आजीविका की हानि होती है। संचार, यातायात और आधारभूत संरचना में विघटन होता है। काफ़ी जो है खूबसूरत सा कंटेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो अगर 30 मिनट की 40 मिनट की हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 यूनिट इतना डिज़र्व करता है क्योंकि लेंदी सब्जेक्ट है थोड़ा,
और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में, और जो समस्या है, जो जो प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम की, जो सबसे बड़ी आपदाएं हैं, वो आपको जानने के बारे में मिलेंगी। ठीक है, चलिए। कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं हैं। महामारी का भय हो जाता है, प्रव्रजन एक दीर्घकालिक या अल्पकालिक समस्या के तौर पर सामने आता है। तो ये प्रभाव ऐसे हैं जो आपदा के कारण आते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें आपदा के प्रकार, जो कि एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस सब्जेक्ट का। आपदा के प्रकार हो सकता है आपसे पूछ ले जाएं, तो आपको वर्गीकरण करना होगा इनका अलग अलग क्षेत्रों में, मानव निर्मित और प्राकृतिक। ठीक है। उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट 2001 के अनुसार आपदाओं को दो मुख्य वर्गों में, वर्गों में और उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आपदाओं के वर्गीकरण का अल्पकालीन निम्नलिखित है। अल्पकालीन जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से है, जिसमें जल और वायु संबंधित आपदाओं को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। जल और जलवायु संबंधित जो आपदाएं हैं वो हैं बाढ़, ठीक है, चक्रवात जो तूफान आते हैं, साइक्लोन, और बवंडर वगैरह जो आते हैं समुद्र में, समुद्री तूफान इस तरीके से आ सकते हैं। ओलावृष्टि हो सकती है, बादल का फटना हो सकता है, ऊष्म लहर और शीत लहर आती हैं, गर्म लहरें, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी लहरें जिन्हें बोलते हैं, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन और समुद्री कटाव, गर्जन और आकाशीय बिजली और सुनामी। ये जो इतने तरह की जो आपदाएं हैं, ये कौन सी आपदाएं हैं? जल और जलवायु से संबंधित आपदाएं हैं। इनके डिटेल में आगे हम जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अभी वर्गीकरण देख रहे हैं। भूगोलिक संबंधी आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो भूस्खलन और कीचड़ घसना, साथ ही भूकंप और बांध फटना या टूटना। इस तरह की जो आपदाएं हैं वो भौगोलिक संबंधी हैं। रासायनिक आपदाओं और रासायनिक और परमाणविक आपदाएं, जो केमिकल संबंधित हैं वो आपदाएं हैं। रासायनिक व औद्योगिक आपदाएं, परमाणविक आपदाएं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो दुर्घटना संबंधित है। कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, यानी कि वन अग्नि, वनों में या जंगलों में अग्नि लगना, आग लगना। एक मिनट। चलिए हम कहाँ पर आ गए थे? दुर्घटना संबंधी आपदाओं को यहाँ पर हम देख रहे थे। शहरी आग के बारे में इसको देखा, इससे शहरी आग को इसमें शामिल किया जा सकता है। खदान में आग लग सकती है। तेल रिसाव जो होता है, तेल का मतलब रिसाव होना, टैंकर जा रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, तो ऐसे में तेल का रिसाव हो जाता है बहुत सी बार। बड़ी इमारतों का ढहना हो सकता है। क्रमवार बम विस्फोट हो सकते हैं। पर्व संबंधित आपदाएं आ सकती हैं। कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है, तो ऐसे में उसमें कोई दुर्घटना घट जाए तो इससे संबंध वो इसी में आएगी। विद्युत संबंधित घटनाएं, या कोई आग वगैरह लग सकती है बिल्डिंग में, किसी भी तरीके से नाव पलटना या नौका डूबना, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग सकती है। तो ये सभी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हैं दुर्घटना संबंधित, इन एक्सीडेंटली हो जाती हैं। जैविक आपदाएं इस तरीके से आती हैं जिसमें जीवों को खतरा होता है। महामारी, कीट का हमला, मवेशी महामारी, जो जानवरों में या जो पालतू जानवर होते हैं उनमें एक तरीके से कोई सा फ्लू चल जाता है, या कोई भी महामारी इसी तरीके से फैल जाती है जो बड़ी संख्या में जीवों को नुकसान पहुंचाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। विषाक्त भोजन, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कोई चीज़ खाने से समस्या हो जाती है। तो इस तरह की ये सभी चीज़ें थी। अब देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए या मानव निर्मित आपदाओं के बारे में बताइए, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताइए, तो आप इस तरीके से इसको वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन देखिए इसमें जो है लगभग 7 से 8 आपदाएं बताई गई हैं प्राकृतिक आपदाएं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोटन है, ठीक है, भूस्खलन है, सुनामी है, हिमस्खलन है, बाढ़ है, और अत्यधिक तापमान या ज़्यादा ऊष्म लहर है, गर्म हवाएं जो होती हैं, सूखा है,
चक्रवात और तूफ़ानी लहर है, महामारी है, तो ये सब हैं प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद नहीं करना। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 7-8 हैं, तो आपको कोई भी ऐसी 5 महत्वपूर्ण सी जो आपको लगे, 5 आप प्राकृतिक आपदाएं, ये जो सभी महत्वपूर्ण हैं 5 या 6 कर लीजिए। 1-2 अगर आप छोड़ भी देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्राकृतिक आपदाओं में और एक आपदा आप आधे पेज में लिखते हो, तो ऐसे में 5 आपदाएं आपके 250 नंबर 250 वर्ड्स की अगर हो जाती हैं तो कंप्लीट है वो, ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कवर कर सकते हो अच्छे से, इस बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, सॉरी एक बार पेन ले लेता हूँ मैं। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं स्वतः भौतिक घटना है जो तीव्र और धीमी घटनाओं के कारण होती हैं, ठीक है, और जो कि भू भौतिकीय, जल विधान संबंधी, जलवायु विधान संबंधी एवं जैविक हो सकती हैं। तो ये सभी तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप। प्रकृति के आंतरिक सतह में संरचनात्मक विकृति के कारण उत्पन्न जल से भूकंप पैदा होता है। पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, उसमें अचानक दरार आ जाती है। उसमें अचानक आई दरार के कारण या ज़मीन में कंपन इस तरीके से पैदा होता है कि भूकंप की समस्या सामने आती है, भूकंप उभरता है। इस कंपन के ताकतवर होने पर इमारतें गिर जाती हैं और जनधन की काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। पृथ्वी की टूटी हुई आंतरिक प्लेटों के कारण भूकंप पैदा होता है। जो आंतरिक पृथ्वी के अंदर जो टूटी हुई प्लेटें हैं उनके कारण जब वो टकराती हैं तो कंपन पैदा होता है। ऐसे में वो कंपन सतह तक पहुंच जाता है, जिससे ज़मीन में दरारें आ जाती हैं, सतह पर दरारें आ जाती हैं, रोड ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा भूभाग पर दरार देखने को मिलती है, जिससे बहुत सी बिल्डिंग या इसी तरह की समस्याएं आती हैं। जान और माल की दोनों की बड़ी तादाद में हानि होती है। भूकंप, भूस्खलन, ज्वारीय लहरों तथा सुनामी का कारण भी हो सकती है। भूकंप का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। यह रिक्टर स्केल कहलाता है। इसके कैदाने इसका मापन करता है, ठीक है। रिक्टर पैमाने पर सबसे भयानक भूकंप प्रभाव 6 या इससे अधिक स्तर पर देखा जाता है। अगर उसमें 6 नंबर आ जाता है या 6 स्तर का भूकंप आया है तो वो माना जाता है वो अत्यधिक गंभीर भूकंप है, जो काफ़ी बड़े जो है नुकसान का कारण हो सकता है। यदि भूकंप का मुख्य केंद्र अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है, यानी जिस क्षेत्र में भूकंप निकला है, देखिए ज़मीन है, मान लीजिए ये ज़मीन है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर प्लेट है जो टकराई हैं दो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर निकली है, ये भूकंप केंद्र कहलाएगा, ठीक है। भूकंप केंद्र, एक मिनट थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखिए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेट है जो दोनों टकराने वाली है, ठीक है। ये दोनों टकराएंगी तो भूकंप जो है इस क्षेत्र में निकलेगा या इस क्षेत्र में निकलेगा, बाहरी सतह पर यहाँ पर निकलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? भूकंप का केंद्र कहलाएगा, केंद्र, ठीक है, केंद्र। तो अगर ये क्षेत्र ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है या कोई शहर क्षेत्र है जो अच्छे से बसा हुआ है, तो ऐसे में शहरी क्षेत्र में भूकंप का निकलना तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। कंपन जब होगा तो यहाँ पर दरारें आएंगी, विभिन्न तरह की जो सड़कें हैं, जो इमारतें हैं, वो फटने लगेंगी, टूटने लगेंगी, गिरने लगेंगी। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में जो है समस्या का सामना होगा। और इसी तरीके से देखिए, बड़ी तादाद में माल और जान की हानि होगी। यदि भूकंप ऐसा क्षेत्र में आता है जहाँ पर रेगिस्तान है, कुछ ऐसी बड़ी वहाँ पर जनसंख्या नहीं है, तो ऐसे में जान और माल की कम हानि होती है, ठीक है। मुख्य केंद्र जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है तो बड़ी संख्या में मौत और जख्मों का कारण बनता है। साथ ही साथ ढांचों और भवनों का भी विनाश बड़ी संख्या में होता है। तो ये था जो भूकंप। अगली जो आपदा है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, वो ज्वालामुखी विस्फोटक है। देखिए, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं,
हम उनसे नहीं बच सकते या उनको नहीं टाल सकते। तो क्या उनकी समस्याओं का समाधान है, उन समस्याओं का क्या समाधान है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बाद में जानेंगे डिटेल में, क्योंकि इसके ऊपर यूनिट है अलग से जिसमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से इन चीज़ों से निपटना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो आपदाएं हैं, मानव निर्मित आपदाएं, तो मानव के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो मानव जिन कार्य को करता है, जिनसे आपदाएं आ सकती हैं, तो उनको हम कर उनकी संभावनाओं को कम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको हम नहीं टाल सकते, वो आनी ही हैं, और मानव के द्वारा किया गया कार्य उनमें तेजी लाता है। अगर हम उनसे बचना चाहते हैं तो सिर्फ बचाव के कारण ढूंढने हैं, किस तरीके से कम हानि हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। अगली जो प्राकृतिक आपदा है उसको देख लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोटन, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी विस्फोट तब घटित होता है जब एक ज्वालामुखी से लावा और गैस विसर्जित होती है और बड़ी संख्या में निकलती है। सबसे भयावह प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट पिघलती हिमस्खलन के रूप में जाना जाता है। यानी कौन सा ज्वालामुखी सबसे घातक होता है, सबसे खतरनाक होता है? देखो, इस तरीके की ज्वालामुखी हो सकती है, इसके अंदर लावा भरा है बड़ी मात्रा में। ऐसा ज्वालामुखी जिसके आसपास शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी बेसिकली कैसे निकलता है? इस तरीके से निकलता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं निकलता हुआ इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए ज्वालामुखी, जो ज्वाला है वो निकल रहा है। ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा ये सक्रिय हो जाता है तो ये बड़ी तादाद में इस तरीके से जो है चीज़ों को फेंकता है। यानी चीज़ों को क्या, ये लावा को फेंकता है, जलती हुई लावा को। और ऐसे में जब लावा के बड़े बड़े गोले शहरों में गिरेंगे और आबादी वाले क्षेत्र में गिरेंगे तो बड़ी तबाही होगी। तो आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे क्या इसका प्रभाव रहता होगा ऐसी सिचुएशन में। यह तब होता है जब ताज़ा उगता हुआ मैग्मा, जिसे बोलते हैं लावा, मैग्मा गर्म पायरोक्लास्टिक प्रभाव होता है, ठीक है, जिसमें तापमान 1200 सेल्सियस होता है। ये जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, इसका जो तापमान है वो 1200 सेल्सियस होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पायरोक्लास्टिक प्रवाह रॉक टुकड़ों से बनता है। इनका लार्वा कभी कभी 10 किलोमीटर तक दूर और कभी कभी आपदा स्थल से 90 किलोमीटर दूर तक फैलता है। यानी इतनी दूरी तक ये जा सकता है। तो आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे कि क्या सिचुएशन रहती होगी। भूस्खलन, अगली जो आपदा जो है वह है भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन का अर्थ मृदा या चट्टान से खिसकने, मृदा का चट्टान से खिसकना है। देखिए, कोई चट्टान है, ऐसे में यहाँ से मिट्टी से वो खिसक कर यहाँ बह जाती है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में मिट्टी जो है इस बसा हुआ क्षेत्र है इस पर आ जाती है। तो समस्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। देखते हैं इसमें खिसकने से है, जो कि गुरुत्व द्वारा नियंत्रित हो सकती है। ये सतही और गहरी भी हो सकती हैं, किंतु पदार्थ का द्रव्यमान ढाल के किसी हिस्सों से या जल से भी हो सकता है। भूस्खलन का प्रयोग वृहद संदर्भों में चट्टान का अग्रगामी पश्चगामी चाल से किया जाता है। मृदा लप, तेज बारिश और भूकंप के इसके कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं मृदा का ख़राब वो होना, ठीक है, उसका जो है जो क्वालिटी है उसकी घटना, साथ ही ज़्यादा तादाद में अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे क्षेत्र में भूस्खलन संभव है। मतलब मिट्टी पर से जो है चट्टान का खिसकना, और फिर ऐसे में वो आबादी के क्षेत्र में गिरेंगे बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े तादाद में मिट्टी, तो ऐसे में समस्या तो होगी ही। अगली जो घटना है वो है सुनामी। चलिए इसको देख लेते हैं। सुनामी जापानी भाषा में हार्बर, ठीक है, हार्बर तरंगे को समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊंची तरंग धैर्य गहरे महासागर में आती हैं। यानी एक तरीके से आप मानिए
महासागर में, समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी जो है लहरें, सुनामी। ये जब आबादी वाले क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है बहुत से ऐसे शहर हैं, हमारे भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो तटीय क्षेत्र में बसे हुए हैं, तो ऐसे में जब सुनामी आएगी, बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी लहर आएगी तट के करीब और तटीय क्षेत्रों के समीप, तो वो जो तटीय क्षेत्र हैं पूरे शहर को तबाह कर सकती है। ठीक है, बाढ़ आ सकती है ऐसे क्षेत्र में। ठीक है, तो ये समस्या होती है। इस तरह से दूसरे तह तक के 100 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि किसी भूकंप, भूस्खलन, समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण हुए हों और लहरों की श्रृंखलाओं को उत्पन्न करती हों, सुनामी कहलाता है। तो मैंने आपको इसको समझा दिया है। ये 100 किलोमीटर तक अंदर जा सकती है। इसका आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी खराब कर सकती है। अगली जो चीज़ है वो है हिमस्खलन। हमने भूस्खलन जाना, अभी हमने जाना था थोड़ा सा ऊपर भूस्खलन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हिमस्खलन है। ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, ठीक है, और जैसे कि लद्दाख क्षेत्र में हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, तो ऐसे में जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है उसका एकदम टूटकर सड़कों पर आ जाना या आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाना तो समस्या का कारण हो सकता है। इससे ज़्यादातर परिवहन क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। परिवहन जो तंत्र है वो नष्ट हो जाता है, आने जाने की समस्या हो जाती है। चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिमस्खलन बर्फ या बर्फ की मात्रा का वर्णन करता है जो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पर्वत श्रृंखलाओं से गिरने वाली हिम या बर्फ के कारण होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब संबंधित बलों का हिम की ऊपरी सतह पर दबाव पड़ता है। यह अक्सर उन पदार्थों को भी एकत्रित करता है जो बर्फ की सतह के नीचे होते हैं, जैसे कि मृदा और चट्टान। हिम अवशेषों को एक प्रकार की फिसलन के तौर पर परिभाषित किया जाता है, जो कि चट्टान और मिट्टी के मिश्रण को खिसकने से पैदा होते हैं। ये अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों के कारण होते हैं। ज्वालामुखी अगर होता है, ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप अगर आता है तो खिसकती हैं चीज़ें, और ऐसे में हिम का खिसकना एक आम बात हो सकती है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, अगली जो आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, केरल में भी जो है स्थिति खराब हुई थी। बाढ़ देश की एक नियमित घटना है। लगभग प्रतिवर्ष देश का एक या अन्य भाग प्राय बाढ़ से ग्रसित रहता है। भारत का बाढ़ भूमि पर पानी का एक अति प्रवाह है, यानी ज़्यादा प्रवाह, भूमि पर पानी का ज़्यादा आ जाना, ज़्यादा मात्रा में आ जाना, जो कि आमतौर पर सूखा होता है। जो क्षेत्र सूखा होता है ऐसे में उस क्षेत्र पर बड़ी मात्रा में पानी आ जाना तो चीज़ों को डुबा देता है। ठीक है, और जब चीज़ें डूबने लगती हैं, ज़्यादा मात्रा में कहीं पानी आ जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, पूरा आर्थिक जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, शहर बना हुआ होता है, जो घर होते हैं, सब डूब जाते हैं। ऐसे में बहुत सी समस्याएं इसमें आ जाती हैं, जैसे महामारी फैल सकती है, कोई बीमारी फैल सकती है पानी के द्वारा। ठीक है, या डूब कर बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आती है। कभी कभी तालाब, झील, नदी जैसे जल स्रोत अत्यधिक जलमग्न हो जाते हैं तो आसपास क्षेत्र में परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। यानी तालाब है, झील है, जब इनमें ज़्यादा पानी आता है बहुत सी बार तो पानी बड़ी मात्रा में एकदम से बाहर आ जाता है, तो ऐसे में के आसपास क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय आपदा को निम्न शब्दों में परिभाषित करता है। बाढ़ अस्थायी तौर पर क्षेत्रों में आप्लावन की स्थिति है, जो कि जलाशयों, नदियों के तटीय बांधों के टूटने के कारण होती है। मूसलाधार बारिश के कारण भी हो सकती है। उच्च हवाएं, आंधियां, सुनामी, हिमपात, चक्रवात, तूफानी लहर और बांध फटने से बाढ़ आ सकती है। ये कुछ कारण हैं, ये कुछ कारण हो सकते हैं बाढ़ के। 6 घंटों में मूसलाधार वर्षा की शुरुआत से होने वाली बाढ़ को आकस्मिक बाढ़ कहा जाता है। ये प्राय बादल फटने से संबंधित होती है। तूफानों और चक्रवातों के बारे में स्थानीय चेतावनी देकर इससे होने वाले जो नुकसान हैं उनको कम किया जा सकता है। तो ये थी बाढ़। अगला है अत्यधिक तापमान या ऊष्म लहर। ठीक है, इसी तरीके से एक और है सूखा।
सूखे के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हो। चक्रवात और तूफ़ान आपको पता ही है, चक्रवात और तूफ़ान के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चक्रवात ये समुद्र में आते हैं बेसिकली। एक चक्रवात और बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान है जो कि कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। यानी कि जो साइक्लोन आते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सी बार, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, ज़मीन पर भी आ सकता है, पानी में भी आ सकता है। तो स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है और जो आसपास के वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। शब्द चक्रवात उत्तरी तूफान में घुमावदार और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन के साथ साथ तूफान की चक्रवात प्रवृत्ति के संदर्भित करता है। यानी एक तरीके से तूफान का मिश्रण, बड़े तूफान भी कह सकते हैं इसको। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक तूफानी प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र कई तूफानों की विशेषता है, जो तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश होती है। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शुष्क गर्म मौसम पर फीड उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस तरह की सभी चीज़ें हैं, चक्रवात संबंधी चीज़ें आपको आई होप पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपने देखा भी होगा, साइक्लोन जो आते हैं इस तरीके से, अगर ये समुद्री क्षेत्र में आ जाते हैं तो बड़ी मात्रा में मछलियों को नुकसान होता है, ठीक है। पानी उठा लेते हैं समुद्री क्षेत्र से और तटीय क्षेत्र पर डाल देते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जो तटीय क्षेत्र पर नाव या नौकाएं होती हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर सतह पर आता है, ज़मीन पर आता है, भूमि पर आता है, तो ऐसे में जो घर बने हुए होते हैं, बस्तियां बनी होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं सीधा, ठीक है, और बहुत ही विनाशकारी होते हैं। तो आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। और वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है कि आगे की जो चीज़ें हैं हम अगली वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम महामारी पर आ गए हैं। महामारी भी आपको पता ही है, कोरोना से हम गुजरे हैं, तो क्या समस्याएं, कोरोना एक महामारी थी, तो इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं और कोविड-19 का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसकी जो घटनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, आपने सब देखा है, तो इस पर आप खुद बनाकर लिख सकते हैं। तो ये 7-8 प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर आप को 5 से 6 आपदाओं को लिख देना है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है या अगर पूछा जाता है तो उसके बारे में कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं इसी के बारे में, मानव निर्मित आपदाएं। अगली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो गया है। वीडियो ऑलरेडी 33 मिनट 34 मिनट का हो चुका है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मानव निर्मित आपदाएं भी हैं और आगे भी चीज़ें हैं, तो लगभग 1 घंटे से ऊपर जा सकती है वीडियो। तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी जाएँ आधे घंटे की वीडियो, जिससे आपको भी जो है बोर फील ना हो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, शॉर्ट वाइज देखेंगे। तो पहला ये कंप्लीट एपिसोड हुआ जिनमें हमने प्राकृतिक आपदाएं देखा, आपदाओं के प्रकार देखे, आपदाओं के थोड़े से प्रभाव भी देखे थे हमने ऊपर, आपदा क्या है इसके बारे में जाना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने जान ली हैं। आगे की वीडियो में इस जो है यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं कितनी कंप्लीट कर दी हैं हमने। यहाँ पर देखिए आपदा का अर्थ जान लिया है, प्रस्तावना को अलावा आपदाओं के प्रकार जाने हैं, प्राकृतिक आपदाएं हमने जान ली हैं, मानव निर्मित आपदाएं और आपदाओं के अल्प वर्गीकरण है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी यूनिट 1 आपका अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक यूनिट मान लीजिए कि 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट हैं सबको मैं कवर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अगर बुक हैं भी तो सरल भाषा में समझना है जिन स्टूडेंट्स को, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और चीज़ों को आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब चीज़ें आप तक अच्छे से पहुँचेंगी तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस यूनिट के आखिरी के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।